हेलो बच्चों, सभी को नमस्ते। बढ़ते हैं लेक्चर में आगे और आज कंप्लीट कर देंगे कोऑर्डिनेटिंग, जिसका इंपॉर्टेंस बचा है। लास्ट लेक्चर में हमने मीनिंग और डेफिनेशन कंप्लीट किया था। ओके, सो कम टू द इम्पोर्टेंस। हियर इज द फर्स्ट इम्पोर्टेंस। क्या है ये? इनकरेजेस टीम स्पिरिट। ठीक है, देखो कोऑर्डिनेशन के में कई सारे एंगल है, कई सारे मतलब है। उन एंगल्स में सिंपल भाषा में हमने कल समझा था कि कोऑर्डिनेशन क्या है, जो अलग अलग एक ही समय पे काम चल रहे हैं उनको ज्वाइन करके चलना या कहीं पे आगे ज्वाइन कर देना। ठीक है, सारे काम समय पे होने चाहिए। मैंने शादी वाला भी एग्जांपल दिया था, तो उस हिसाब से ही आगे इंपॉर्टेंस को समझना है। इन ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर। सीधी सी बात है, कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्यों है? क्योंकि कई सारे ग्रुप होते हैं, जैसे परचेज डिपार्टमेंट अलग से काम कर रहा है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट काम कर रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट काम कर रहा है, वेयर हाउसिंग डिपार्टमेंट काम कर रहा है। तो कई सारे काम एक साथ चल रहे होते हैं जिनको कनेक्ट करके चलना होता है मैनेजर को। ठीक है, देयर मे बी एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। यस, ये कुछ उसी तरह पकड़ लो जैसे घर होता है, परिवार होता है, राइट? तो परिवार में जहां बहुत सारे लोग होते हैं, क्या होता है? झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, अनबन, मतभेद होने के पूरे चांस होते हैं। जहां लोग हो गए वहां पे बोलते हैं ना कि जहां चार बर्तन होंगे वहां पे वो खनकेंगे ही, आवाज तो आएगी ही। वही वाली बात है। सो देयर मे बी एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल, डिपार्टमेंट्स, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेट्रा। तो कह रहे भैया कंपनी के अंदर बिल्कुल हो सकता है कि एम्प्लॉय से नाराज हो जाए, कलीग आपस में नाराज हो जाए, बॉस से एम्प्लॉय नाराज हो जाएगा, बॉस का बॉस में नाराज हो जाए। नाराज होने के कई कारण हो सकते हैं। कंपनी की पॉलिसी अच्छी नहीं है, कंपनी का रोल अच्छा नहीं है, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सही नहीं है। होता है ना, जैसे पगार टाइम पे नहीं मिला तो भी हम एम्प्लॉयज नाराज होते हैं, जो सही भी है, राइट? तो कुछ भी कारण हो सकता है। कोऑर्डिनेशन क्या करता है? अरेंजेस द वर्क इन सच अ वे दैट मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स आर रेयर। तो कोऑर्डिनेशन का काम ही यही होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो होता है डिपार्टमेंट होता है, जैसे अकाउंट डिपार्टमेंट हो गया, तो अकाउंट डिपार्टमेंट का रोल सबसे है, परचेज से है, सेल्स से है, प्रोडक्शन से, वेयर हाउस से है। तो अगर अकाउंट डिपार्टमेंट पूरा कोऑर्डिनेट करके चलेगा पैसे का हिसाब किताब सबके साथ, तो एटलीस्ट लोग पैसे को लेके नाराज नहीं होंगे। तो कोऑर्डिनेशन यहाँ पे क्या करता है? चीजों को इस तरह से अरेंज करता है, वो पैटर्न इस तरह से ड्रॉ करता है काम करने का कि लोग आपस में भिड़े कम, या ऐसी नौबती ना आए कि लोग आपस में मतलब ना अनबन हो जाए या भिड़ना पड़े, उन्हें मैं करना पड़े, राइट? तो कोऑर्डिनेशन ये हेल्प करता है क्या करने में? कॉन्फ्लिक्ट को कम करने में, यानी मतभेद, झगड़े, अनबन को कम करने में मदद करता है। इट इंक्रीजेस द टीम स्पिरिट एट द वर्क प्लेस। और सीधी सी बात है, जब झगड़े कम होंगे, मतभेद कम होगा, यानी आपस में सहमति ज्यादा होगी, एक्सेप्टेंस ज्यादा होगा, प्यार ज्यादा होगा। प्यार मतलब भाई लोग अपने प्यार व्यवहार में अच्छे से रहेंगे, तो सीधी सी बात है टीम स्पिरिट बनेगा। ठीक है, तो पहला था इंकरेजेस टीम स्पिरिट। दूसरा है गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन, राइट? कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज फॉर अचीविंग कॉमन गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सब किस लिए काम कर रहे हैं? एक गोल को अचीव करने के लिए। कोऑर्डिनेशन क्या करता है? इनको जोड़ता है, कनेक्ट करता है। द वर्क इज अरेंज इन अ वेरी सिस्टमेटिक वे। ये हमने यहाँ पे भी देखा कि वर्क क्या है, ऐसे अरेंज होता है, मतलब अरेंज मतलब वो पैटर्न में काम होता है। द इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिपार्टमेंट गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन टू द एम्प्लॉइज। और देखो यहाँ पे लिखा भी है इंटरडिपेंडेंस, इसे अंडरलाइन कर सकते हो। हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे में, यानी हर डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से काम है ही है। ये हमारे आम लोगों में पूरी दुनिया में लागू होता है। आप, मैं, पापा, मम्मी, भाई, बहन, पड़ोसी के बगल वाला पड़ोसी, दूसरा देश, पूरा वर्ल्ड एक दूसरे पे क्या है? इंटरडिपेंडेंट है, क्योंकि हर किसी के पास सब कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ उसे दूसरों से लेना ही पड़ेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे भी सेम पॉइंट है। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है? प्रॉपर डायरेक्शन देता है कि करना क्या है, कैसे करना है, किससे करवाना है, वगैरह वगैरह। फैसिलिटेट मोटिवेशन। यस, कोऑर्डिनेशन मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज टू टेक इनिशिएटिव व्हाइल कंप्लीटिंग देयर असाइनिंग टास्क। कहेगा अरे भाई कोऑर्डिनेशन क्या करता है? मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज को कि वो अपना काम जो है अच्छे से पूरा करे, जो उनको दिया गया है। असाइनिंग टास्क मतलब जो असाइन टास्क मतलब जो ऑलरेडी प्लान करके दिया गया काम बांट देते हैं ना स्टाफिंग में,
तो स्टाफिंग के बाद प्रॉपर डायरेक्टिंग होती है और डायरेक्टिंग बाद कोऑर्डिनेशन है, यानी काम दे दिया, काम बता दिया करना भी कैसे है, तो करना कैसे है वो उस पर कोऑर्डिनेट करके काम को आगे बढ़ाया जाता है। एन इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन इंक्रीजेस एफिशिएंसी, यानी अगर कोऑर्डिनेशन को अच्छे से लागू किया जाए तो काम करने की गति बढ़ती है, एंड रिजल्ट इनटू ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे क्या होगा, कंपनी आगे बढ़ेगी, राइट। अ प्रॉस्परस ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर्स जॉब सिक्योरिटी, हायर इनकम, प्रमोशन एंड इंसेंटिव्स, और जब सब कुछ प्रॉपर तरीके से चलेगा, नहीं दिखा ना प्रॉस्पेरिटी, यानी हेल्थी बिजनेस हो रहा है, तो हेल्थी बिजनेस में क्या होगा, सिक्योरिटी अच्छी होगी, यानी किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, इनकम अच्छी होगी, प्रमोशन होने के चांस होते हैं, एम्प्लॉयज को इंसेंटिव मिलने का चांस होता है, सीधी सी बात है। सच मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स प्रोवाइड जॉब सिक्योरिटी एंड मोटिवेट एम्प्लॉयज फॉर हार्ड वर्क। और सीधी सी बात है, जब कोऑर्डिनेशन अच्छे से होगा, यानी काम अच्छे से होगा, काम अच्छे से होगा, कंपनी की इनकम अच्छी होगी, कंपनी बड़ी होगी, कंपनी बड़ी होगी, इनकम अच्छी हो रही है, यानी एम्प्लॉयज को इंसेंटिव अच्छा मिलेगा, सैलरी मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा। जब इतनी सारी चीजें एम्प्लॉयज को मिलेंगी, चाहे वो मॉनेटरी फॉर्म में हो या नॉन मॉनेटरी, यानी पैसे के फॉर्म में हो या किसी सामान के फॉर्म में हो, हॉलीडे पैकेज के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, तो एम्प्लॉयज को क्या लगेगा कि हाँ मेरा जॉब सिक्योर है, तो वैसे ही वो टेंशन कम रहेगा, मतलब टेंशन नहीं होगा जॉब का, और साथ साथ वो मोटिवेट भी होंगे कि हाँ कंपनी हमारा ख्याल रखती है, जिसके बाद वो काम और अच्छे से करेंगे। तो ये भी एक तरीका होता है किसी से काम करवाने का, उसको मोटिवेट कर दो। मोटिवेट करने के लिए आप पैसे का सहारा ले सकते हो या फिर बातों का सहारा भी ले सकते हो, ठीक है, जिसका ले सकते हो उसका ले सकते हो सहारा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यस, ये पॉइंट्स तो हमने पहले ही पढ़ लिया है, तो यहाँ पे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। क्या यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, जिसमें जैसे हमने पढ़ा ह्यूमन रिसोर्स, मशीन, मनी, राइट, यही हमारे जनरली रिसोर्सेज हैं। इनका अच्छे से इस्तेमाल हो पाता है जब कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होता है, यानी जो चीजें जिस टाइम होनी चाहिए अगर उस टाइम करेंगे तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, पैसा वेस्ट नहीं होगा, लोग भी वेस्ट नहीं होंगे, तो जिससे क्या होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाएगा हमारे रिसोर्सेज का। इस पॉइंट का मतलब तो समझते हो ना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्स मतलब कि जितना उससे काम लिया जा सकता है, चाहे वो कोई इंसान हो, यानी जो एम्प्लॉय है, जितना उससे काम करवा सकते हो उससे करवा ले, यानी उसकी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर लिया गया है बिजनेस के ग्रोथ में, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कम से कम पैसा लगा के ज्यादा ज्यादा आउटपुट निकालना। सेम मशीन का ऐसे इस्तेमाल करना कि वो अपने 100% कैपेसिटी पे काम करें, ठीक है। अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, कोऑर्डिनेशन लीड टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ मटेरियल, जो यहाँ पे हमने पढ़ा, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये कि वेस्टेज ऑफ मटेरियल कम होगा। तो जब कोऑर्डिनेशन की वजह से रिसोर्सेज अच्छे से इस्तेमाल होंगे तो वेस्टेज कम होंगे। आइडल टाइम ऑफ एम्प्लॉयज, यानी एम्प्लॉयज के आने जाने का टाइम, उनके काम करने का टाइम एक सही होगा। डिले इन कंप्लीशन ऑफ टारगेट, जब कोऑर्डिनेशन अच्छी होगी तो टारगेट भी कंप्लीट करने में डिले नहीं होगा। मैंने कहा ना कि समय पे सब कुछ होगा, जैसे मैंने शादी वाला एग्जांपल दिया था, मुहूर्त का टाइम हो गया है, लड़का लड़की ही रेडी नहीं है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन अच्छे से हुआ ही नहीं है, बातचीत अच्छे से हुई नहीं है, लोगों ने इंतजाम अच्छे से नहीं किया है, तो क्या होगा, मुहूर्त का टाइम डिले हो जाएगा। जो शादी आधा घंटा एक घंटा पहले होनी चाहिए थी वो थोड़ी लेट हो जाएगी। तो सेम ये कंपनी पे भी लागू होता है। मान लेते हैं कि रॉ मटेरियल रेडी नहीं है या कोई पार्ट रेडी नहीं है, ये मेन एम्प्लॉय नहीं आया जो ये काम करने वाला था, कुछ भी कोऑर्डिनेशन में गड़बड़ हुई तो क्या होगा, डिले इन कंप्लीटिंग ऑफ टारगेट या टास्क। लेकिन अगर अच्छी कोऑर्डिनेशन है तो कभी डिले नहीं होगा, डिले नहीं होगा, ठीक है। डिपार्टमेंटल डिस्प्यूट्स एक्सेट्रा टू अ ग्रेट एक्सटेंट, तो डिपार्टमेंटल डिस्प्यूट्स भी नहीं होगी, मतलब एम्प्लॉय का एम्प्लॉय से कोई अनबन नहीं रहेगा, बॉस से अनबन नहीं रहेगा, कंपनी से अनबन नहीं रहेगा। इट इंश्योर्स स्मूथ वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सब में देखो लगभग सेम बातें लिखी हैं लास्ट में, भाई कोऑर्डिनेशन एकदम बेटर रहेगा, इतनी सारी चीजें जो यहाँ पे लिखी हैं सब सही से चलेंगी तो क्या होगा, बिजनेस बहुत अच्छे से चलेगा। और जब बिजनेस बहुत अच्छे से चलेगा ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या होगा, वो अपने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के प्रोसेस में आगे बढ़ेगा, ठीक है। अगला है इम्प्रूव रिलेशंस। सीधी सी बात है, अभी हमने थोड़ी देर बाद ऊपर क्या पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन की वजह से एम्प्लॉयज में कॉन्फ्लिक्ट कम होने के चांसेस होते हैं, टीम स्पिरिट बढ़ता है, सबसे पहला पॉइंट हमने यही पढ़ा। तो सीधी सी बात है, जब टीम सबसे बड़ी बात, सबसे सही बात क्या है कि जब टीम स्पिरिट होगा तो सीधी सी बात है रिलेशन अच्छे बनेंगे। मैंने कहा ना, प्यार मोहब्बत से रहेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। कोऑर्डिनेशन डेवलप्स
कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे इंसान मतलब एम्प्लॉय का बॉस से तो रिलेशन अच्छा रहेगा ही रहेगा, लेवल ऑफ मैनेजमेंट का भी रिलेशन अच्छा बनता है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट समझते हैं ना, अपर लोअर मिडल, राइट। एवरी डिपार्टमेंट डिपेंड्स ऑन फंक्शनिंग ऑफ अदर डिपार्टमेंट। ये देखो कितनी अच्छी बात लिखी। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था क्या, इंटरडिपेंडेंस। हर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से इंटरडिपेंडेंट है। जैसे मैंने दुनिया की बात कही, हर देश दूसरे देश पे इंटरडिपेंडेंट है, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे इंटरडिपेंडेंट है। तो इसी तरह हर डिपार्टमेंट जो होता है एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होता है फंक्शनिंग के लिए। जैसे अगर अकाउंट डिपार्टमेंट पैसा ही ना दे तो रॉ मटेरियल आएगा ही नहीं और प्रोडक्शन होगा ही नहीं। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किस पे बेस्ड है? अकाउंट डिपार्टमेंट पे। अकाउंट डिपार्टमेंट पैसा कहाँ से आएगा? सेल्स डिपार्टमेंट से। सेल्स डिपार्टमेंट किस पे डिपेंडेंट है? वेयर हाउस में यानी गोडाउन पे। गोडाउन डिपार्टमेंट किस पे डिपेंडेंट है? प्रोडक्शन पे। और प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पैसे नहीं है। तो देख रहे हो सब एक दूसरे से डिपेंडेंट, मतलब इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है देखा जाए तो। फॉर एग्जाम्पल भी दिया है, सेल्स डिपार्टमेंट वर्क्स अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सही बात है, जितना प्रोडक्शन होगा उसी हिसाब से वेयर हाउस यानी गोडाउन में माल पड़ा होगा, स्टॉक पड़ा होगा और उसी हिसाब से सेल होगा। अगर स्टॉक पड़ा है 10 तो सेल सबसे ज्यादा सेल कितना होगा? 10 ही हो पाएगा। स्टॉक 10 है तो 100 कैसे सेल करेंगे? नहीं हो पाएगा ना, जब तक ये स्टॉक बढ़ाया नहीं जाएगा 100 और प्रोडक्शन करके, 90 और प्रोडक्शन करके, राइट। सो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिपेंड्स ऑन परचेज डिपार्टमेंट। देखो फिर से लिखा है कि सेल्स डिपार्टमेंट किस पे है? डिपेंड प्रोडक्शन पे यानी सामान बनाने पे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किस पे डिपेंडेंट है? परचेज मतलब रॉ मटेरियल खरीदने वाले हैं, एंड सो ऑन। और रॉ मटेरियल किस पे डिपेंडेंट है? अकाउंट डिपार्टमेंट पे। फिर अकाउंट डिपार्टमेंट किस पे डिपेंडेंट है? सेल्स पे। तो इस तरह से ये गोल चक्कर है। सो कोऑर्डिनेशन हेल्प्स द एम्प्लॉयज टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशंस अमंग देम एंड अचीव द गिवन टारगेट। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है? सारी चीजों को बोलते हैं ना हार्मोनाइज करने की कोशिश करता है, सही से चले, समय पे चले, वो प्लान करता है और एम्प्लॉयज के अंदर अच्छे रिलेशंस डेवलप करता है। अच्छे रिलेशन डेवलप होने से क्या होगा? सीधी सी बात है, सब कुछ स्मूथली चलेगा और टारगेट अचीव होगा कंपनी का, ठीक ना। 7th है लीड्स टू हायर एफिशिएंसी। बहुत सिंपल है, अब जितनी पॉइंट बता दिए इसके बाद आप खुद भी समझ सकते हो क्यों हायर एफिशिएंसी होगी अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो। क्योंकि कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो मैनेजमेंट में हार्मोनी बनी हुई है, सॉरी, रिलेशंस लोगों के आपस में अच्छे हैं, काम को लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं और कर पा रहे हैं, सब कुछ समय पे हो रहा है। और सब कुछ समय पे हो रहा है तो सीधी सी बात है टाइम पर टारगेट आसानी से अचीव हो जाएगा। और कभी कभी तो हो सकता है टाइम से पहले भी अचीव हो जाए, और टाइम पे भी अचीव हुआ तो उसको भी कहते हैं हायर एफिशिएंसी, यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस हो रहा है। तो सीधी सी बात है ना, हायर एफिशिएंसी का मतलब क्या है? काम की गति बहुत अच्छी है, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं गुडविल। गुडविल ये भी कहीं ना कहीं इससे कनेक्टेड है। कंपनी में सारा काम अच्छा चल रहा है, कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया है, कोऑर्डिनेशन की वजह से लोगों में आपसी रिलेशन बहुत अच्छे हैं, डिपार्टमेंट्स में जो काम जिस वक्त होना चाहिए वो सब कुछ हो रहा है। सेल्स का सेल्स अच्छे से ध्यान दे रहा है, परचेस का डिपार्टमेंट परचेस अच्छे से ध्यान दे रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अच्छे से स्टॉक मेंटेन कर रहा है, राइट। जब सब कुछ अच्छे चलेगा तो क्या होगा? कंपनी का ग्रोथ होगा, और जब कंपनी का ग्रोथ होता है, कंपनी की प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज होती है, तो सीधी सी बात है मार्केट में उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती है, मार्केट में उसका नाम बढ़ता है, और नाम बढ़ने से क्या बढ़ता है? गुडविल बढ़ता है। गुडविल का मतलब क्या है? क्या होता है गुडविल का मतलब? कम से कम अकाउंट में तो पढ़े रहोगे। गुडविल यानी भाई उसकी एक तरह की रेपुटेशन। तो रेपुटेशन कैसे बनती है? अच्छे कामों से, प्रॉफिट से। बिजनेस की बात करें तो प्रॉफिट से, एम्प्लॉयज के खुश रहने से, जो शेयर होल्डर्स है उनके खुश रहने से। शेयर होल्डर्स कब खुश होंगे? जब कंपनी ग्रो करेगी, उनको प्रॉफिट अच्छा देगी, राइट। तो कई सारी चीजें पढ़ लेते हैं फिर भी एक बार। हायर सेल्स एंड हायर प्रॉफिटेबिलिटी कैन अचीव ड्यू टू सिंक्रोनाइज एफर्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पीपल। वही कह रहे हैं, यानी अच्छे कोऑर्डिनेशन की वजह से क्या होगा? हायर सेल्स होगा और हायर प्रॉफिटेबिलिटी होगी। स्ट्रॉन्ग ह्यूमन रिलेशंस एंड लोअर कॉस्ट, और ह्यूमन रिलेशन अच्छे होंगे और कॉस्ट जो होगा कम होगा, क्योंकि सब कुछ सही चल रहा है तो कुछ नुकसान नहीं होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, पैसा वेस्ट नहीं होगा, मशीन वेस्ट नहीं होगा। इट डायरेक्टली रिजल्ट्स इनटू क्रिएटिंग गुडविल फॉर ऑर्गेनाइजेशन इन द मार्केट। और इससे क्या होगा? मार्केट में ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल इंक्रीज होगा। देखो, गुडविल इंक्रीज होने का एक कारण एम्प्लॉय भी होते हैं, हालांकि एम्प्लॉय ही मेन है, ये तो कंपनी में तो काम कर ही रहे हैं,
तो कंपनी में अच्छा काम कर रहे हैं तो कंपनी का सेल बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, उसकी वजह से मार्केट में शेयर होल्डर्स और बाकी सारे लोग कंपनी के बारे में अच्छा सोचते हैं और कंपनी को अच्छा मानते हैं। साथ साथ एम्प्लॉय भी तो सोसाइटी का पार्ट है, एम्प्लॉय जो होता है वो भी तो सोसाइटी का पार्ट होता है, उसको अच्छी सैलरी मिल रही है टाइम पे, उसको इंसेंटिव मिल रहा है, उनको बोनस मिल रहा है, उनको प्रमोशन मिल रहा है, तो वो भी कंपनी के बारे में बाहर जाकर अच्छा अच्छा बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब मिला जुला है। इट रिफ्लेक्ट्स ऑन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, देखो यहाँ पे लिखा भी है। इससे क्या होता है, कभी क्या जनरली हमेशा होता है, जब कंपनी अच्छी चल रही होती है, एम्प्लॉयज खुश होते हैं, प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा होता है, सेल्स अच्छा हो रहा होता है, तो मार्केट शेयर ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं कंपनी में, जिससे कंपनी की इमेज और बढ़ती है। सीधी सी बात है ना, आप देखे रहोगे बहुत सारी कंपनियां, रिलायंस, टाटा बिरला, अडानी, अंबानी, इन सबका कैसे हुआ है, गुडविल इन्होंने क्रिएट की है, जिसकी वजह से आज इनकी कंपनियां इतनी बड़ी हैं। चलो फॉरेन की ले लो, गूगल ले लो, अमेजोन ले लो, फ्लिपकार्ट, जो ले लो, इतने सारी बड़ी बड़ी इंटरनेट साइट्स हैं सब, तो इन्होंने गुडविल क्रिएट की है अच्छे प्रॉफिट और अच्छे सर्विस के साथ। अगला है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डिफरेंट एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ये हमने पहले भी देखा कि हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम करता है। कोऑर्डिनेशन हार्मोनाइजेज दीज एक्टिविटीज फॉर अचीविंग कॉमन गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेम बात लिखी है वापस से, इस पॉइंट की जरूरत ही नहीं थी देखा जाए तो अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग काम करता है, कोऑर्डिनेशन क्या करता है, उन सारे कामों को जोड़ने की कोशिश करता है, एक जगह जाके इकट्ठा करता है, जिससे क्या होता है, क्यों किया जाता है ऐसा, ताकि कंपनी का कॉमन गोल अचीव किया जाए। कॉमन गोल का मतलब क्या है कि परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, वेयरहाउस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इन सब काम भले ही अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन इनका मकसद एक ही है, कंपनी को आगे बढ़ाना है, कंपनी में अच्छा सेल्स लाना है, कंपनी को अच्छा प्रॉफिट दिलाना है, राइट। Thus, coordination gives proper direction to all departments of the organization। सीधी सी बात है, कोऑर्डिनेट किया क्यों जाता है, ताकि कि भाई सब काम यहाँ आके जुड़ने वाला है, सब काम यहाँ आके खत्म होने वाला है, सबका एक डायरेक्शन होता है ना। जैसे फिर से मैं शादी वाले एग्जांपल में आता हूँ, मैं शादी का एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इससे हम बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। मिठाइयाँ बन रही हैं, ये अलग से काम हो रहा है, मंडप सज रहा है, ये अलग से काम हो रहा है, बैंड बाजा वाले आए हैं, अलग से काम हो रहा है, गीत संगीत हो रही है, अलग से काम हो रहा है, हल्दी वगैरह हो रही है, अलग से काम हो रहा है, ठीक ना। मेहमानों के आने की स्वागत की जा रही है, अलग से हो रहा है, खाना वगैरह बन रहा है, अलग से काम हो रहा है। सबको कहाँ कोऑर्डिनेट किया जाएगा, शादी संपन्न होने के लिए। यहाँ पे लिखा ना कॉमन गोल क्या है, शादी संपन्न होनी चाहिए हंसी खुशी, तो शादी हंसी खुशी संपन्न हो यही मेन गोल है, लेकिन काम देखो सब अलग अलग कर रहे हैं। और सबको क्या किया जाता है, कोऑर्डिनेट किया जाता है। कैसे कि कौन सा चीज कब होगा, उस टाइम पे अरेंज कर दिया, उस टाइम लाके जोड़ दिया शादी में। जैसे सबसे पहले बाराती आते हैं, उनके स्वागत के लिए भाई लोग खड़े होंगे, माँ बाप खड़े होंगे, इवन सारे रिश्तेदार होंगे, बैंड बाजा उसी वक्त रेडी होनी चाहिए ताकि वो बजाएं। इंटर किए, बैठे, तुरंत पानी या चाय नाश्ता जनरली शुरू में दे दिया जाता है। फिर शादी का कार्यक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ता है, दुल्हन रेडी ऑलमोस्ट हो रही होती है, दूल्हा भी वहां पे कहीं रेडी होता है या वो तो ऑलरेडी रेडी होके आया होता है। फिर जब कार्यक्रम आगे बढ़ता है, मंत्र वगैरह पढ़े जाते हैं, तो उसी बीच जो शादी देखना चाहते हैं शादी देखते हो, कुछ लोग फिर खाने का कार्यक्रम शुरू हो चुका होता है तो लोग खाने भी चले जाते हैं, कुछ लोग शादी के बाद खाते हैं। तो देखोगे तो ये सब कोऑर्डिनेशन ही है कि जो चीज जब होनी चाहिए तब होने की कोशिश की जा रही है, ठीक ना। जिससे मतलब सही डायरेक्शन में काम हो रहा है। डायरेक्शन का यहाँ पे मतलब क्या, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कि सब काम को एक जगह लाके जोड़ा जा रहा है, एक डायरेक्शन में लाके जोड़ा जा रहा है, ठीक है। ओके, नाउ लास्ट पॉइंट इज स्पेशलाइजेशन। ये क्यों ऐसा है, स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी काम में माहिर होना, ठीक ना। स्पेशलाइजेशन का मतलब ये होता है, जैसे एक टीचर है तो उसकी स्पेशलाइजेशन क्या है, टीचिंग में वो सही होता है। इंजीनियर इंजीनियरिंग में होता है, अलग अलग टाइप की इंजीनियरिंग होती है। डॉक्टर भी, दांत का डॉक्टर, आँख का डॉक्टर, हड्डियों का डॉक्टर, टिश्यूज का डॉक्टर, अलग अलग टाइप के डॉक्टर होते हैं, राइट। सो ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर हेडेड बाय एक्सपर्ट्स। देखो एक बात लिखिए, हर डिपार्टमेंट, चाहे परचेज डिपार्टमेंट हो, सेल्स डिपार्टमेंट हो, राइट, या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट में एक हेड होता है। आप स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे होंगे ना, अगर कॉलेज में होंगे आप तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है। फिजिक्स डिपार्टमेंट के हेड सर, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की हेड टीचर, बायोलॉजी डिपार्टमेंट की ऐसे होता है, जनरली बड़े बड़े कॉलेजेस में होते हैं। तो हेड होता है, हर किसी का एक्सपर्ट होता है इन देयर प्रोस्पेक्टिव फील्ड, यानी हर
कोई अपने अपनी फील्ड में माहिर होता है, कोई प्रोडक्शन में माहिर होगा, कोई सेल्स में, कोई परचेसिंग में, राइट। द स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ दिस डिपार्टमेंट हेड्स हेल्प इन मैनेजरियल डिसीजन। वो सीधी सी बात है, क्योंकि ये एक्सपर्ट्स है तो इनका काम क्या है, एक अच्छा डिसीजन लेना, अपने अंडर में काम कर रहे लोगों को मोटिवेट रखना। ये जो हेड्स हैं इन्हीं को मैनेजर ही भी कहा जाता है, ठीक ना। जो मैनेजर होते हैं वही हेड होते हैं, क्योंकि वहां तक पहुंचते पहुंचते वो एक्सपर्ट बन चुके होते हैं, ठीक है। तो जो भी उनके पास स्पेशलाइज नॉलेज होती है वो क्या करते हैं, वो डिपार्टमेंट को उस हिसाब से चलाते हैं। इट लीड्स ऑर्गेनाइजेशन टू मार्च टुवर्ड ग्रोथ एंड सक्सेस इन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। सही बात है। अब यहाँ पे मैनेजर जो होता है, वो जो एक्सपर्ट होता है उसको एक लीडर की तरह पकड़ लो। तो लीडर का काम क्या है, अपने लोगों को, यहाँ पे कंपनी मान लो कि अपनी कंपनी अपने एम्प्लॉयज, खासकर चलो कंपनी भी पहले देखा जाए तो एम्प्लॉयज, हमने एम्प्लॉयज को उस डायरेक्शन में ले जाना जहाँ पे कंपनी के लिए वो कुछ करें और कंपनी को आगे ले जाएं, आगे बढ़ाएं। और ये किसका काम होता है, ये उस एक्सपर्ट का होता है। और वो एक्सपर्ट कौन होता है, वो मैनेजर होता है, जिसको आप लीडर भी कह सकते हो, हमने शुरू में पढ़ा था, राइट। तो ये स्पेशलाइजेशन जो कोऑर्डिनेशन से कहीं ना कहीं निकलता है। ओके, सो यहाँ पे कुछ लिखा है, अभी देख लेते क्या है। मैनेजमेंट कैन नॉट ब्रिंग टुगेदर द डिफरेंट एलिमेंट इनटू वन हार्मोनियस होल विदाउट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। देखो कितनी अच्छी बात लिखी है कि भाई मैनेजमेंट जो है वो अकेले ही सारे एलिमेंट्स, यानी जैसे परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय, सुपरवाइजर, सबको एक जगह नहीं जोड़ सकता जब तक कि कोऑर्डिनेशन का इस्तेमाल ना किया जाए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। तो जब कोऑर्डिनेशन इस्तेमाल किया जाता है, कोऑर्डिनेशन फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, तब जाके हम सब हर किसी को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, वो भी सही समय पे, कम ज्यादा देखकर, कहाँ कितना कनेक्ट करना है, कहाँ ज्यादा कनेक्ट करना है, कहाँ कम कनेक्ट करना है, वो सब चीजें देखी जाती हैं। होता है ना, किसमें ज्यादा समय देना है, किसमें कम समय देना है, वो यही तो कोऑर्डिनेशन है, यही तो चीजें हैं। आपको भी पढ़ाई करनी है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आप कोऑर्डिनेट करोगे ना सब्जेक्ट को, किस तरह करोगे कि किसमें ज्यादा टाइम दो। जैसे अकाउंट में बहुत प्रैक्टिस करनी होती है तो हम उसमें ज्यादा टाइम देते हैं, थियरी सब्जेक्ट में थोड़ा सा कम देंगे तो भी चल जाता है। ओसी एसपी यानी बिजनेस स्टडीज जो है वो के सब्जेक्ट जो है वो जनरली हम थोड़ा इजीली कर लेते हैं, इकोनॉमिक्स हमें थोड़ा सा हार्ड लगता है तो उसके लिए हम थोड़ा ज्यादा समय देते हैं, राइट। तो इसको इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, ठीक है। चलो फिर लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं, और अगला हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा, या लास्ट 2 छोटा लेक्चर बोल सकते हो, एक कंट्रोलिंग के मेलिंग डेफिनेशन पे, और उसके बाद होगा हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक है। ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये है डिस्टिंक्ट बिटवीन, जो हमने ऊपर पढ़ा है वही है। आपको अगर जरूरत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, अदरवाइज से आप पढ़ सकते हो इजिली। इतना एक्सप्लेन जो मैंने ऊपर कर दिया है सब कुछ, तो आप खुद भी देख सकते हो, ठीक है ना। चलो फिर बाय।